हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ। और यहाँ पे ये जो बिजनेस लॉ है दैट इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो हमारा एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, माल की बिक्री अधिनियम 1930, और जिसके तहत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अनपेड सेलर उसके राइट्स कंप्लीट टॉपिक इस वीडियो के अंदर करेंगे। उदित विक्रेता या अवैतनिक विक्रेता के अधिकार क्या होते हैं, और उसी तरह जो अनपेड बायर है उसके पास क्या रेमेडीज होती है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनपेड सेलर है इसका मतलब क्या होता है। देखो, जो अनपेड सेलर है वो व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं के सेल की है। देखो, यहाँ पे अगर उसने सेल की है तो उसे वस्तु का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर उसने उधार बेचा है, उधार की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन उसको जो है कीमत जो है नहीं मिली है। देखो, ये हो सकता है कि उसको पार्शियल कीमत मिली हो लेकिन पूरी कीमत ना मिली हो। धारा 45 जो है अवैतनिक या उदित विक्रेता को परिभाषित करती है जब पूरी कीमत का भुगतान या उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका मतलब होता है कि ना तो भुगतान किया गया है, ना ही कीमत की ऑफर की गई है। और उसी तरह जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, जिसको एक शर्त के रूप में भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, और जिस शर्त पर इसको प्राप्त किया गया था वो शर्त पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है डिसऑनर हो जाता है। उसी तरह जो अवैतनिक विक्रेता होते हैं उसके जो अधिकार का प्रयोग होता है एजेंट या कंसाइनर, जिसको प्रेषक कह सकते हैं, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। देखो, यहाँ पे उदित विक्रेता वो विक्रेता होता है जिसने अपना माल बेचा है लेकिन उसे अपने बेचे हुए माल का प्रतिफल नहीं मिला। यहाँ हम कह सकते हैं कि उसको कुछ प्रतिफल मिला है लेकिन कुछ प्रतिफल बकाया है, तो उसको आंशिक प्रतिफल मिला है। माल के विक्रेता को अवैध विक्रेता माने जाने से पहले ये शर्तें पूरी होनी चाहिए कि वो उदित विक्रेता होना चाहिए, कीमत जो है बकाया होनी चाहिए, उसके पास कीमत के लिए तत्काल कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। अगर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ है लेकिन वो डिसऑनर हो जाते हैं, क्योंकि देखो, जब भी भुगतान जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है तो ये शर्तों वाला भुगतान होता है। उस शर्तों का जो होता है विधिवत पूर्वक समान नहीं किया जाता, तो विक्रेता को हम ये मानते हैं कि वो अनपेड सेलर है। देखो, जो अवैतनिक या उदित विक्रेता होता है उसके अधिकारों का प्रयोग जो होता है विक्रेता तो कर ही सकता है, बट उसका एजेंट भी कर सकता है जिसको बिल ऑफ लीडिंग जो है भेजा गया है या ट्रांसफर किया गया है। उसी तरह कंसाइनर या एजेंट जिसने खुद भुगतान किया है या कीमत के लिए सीधे जिम्मेवार है, वो भी जो है अनपेड सेलर के राइट्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो उदित विक्रेता है उसके पास ये अधिकार होते हैं, एक तो अगेंस्ट दी गुड्स होते हैं, माल के विरुद्ध अधिकार होते हैं, और दूसरा वो जो है क्रेता के विरुद्ध जो है व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। देखो, अब हम स्टडी करते हैं कि माल के विरुद्ध अधिकार है, इसको हम दो भागों में स्टडी करेंगे। जब माल की संपत्ति जो होती है क्रेता को हस्तांतरण कर दी जाती है, जब माल की जो ऑनरशिप है वो खरीदार को ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरी सिचुएशन जब है जब माल की संपत्ति जो है खरीदार को हस्तांतरण नहीं की गई। जब माल की संपत्ति जो है हस्तांतरण हो गई है तो उस वक्त जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट ऑफ लियन ग्रहण अधिकार का अधिकार, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट मार्ग में माल को रोकने का अधिकार, पुनः बिक्री का अधिकार, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, जब माल की संपत्ति जो होती है क्रेता को खरीदार को हस्तांतरण हो जाती है। जब माल की संपत्ति जो है हस्तांतरण नहीं होती तो उस वक्त जो अनपेड सेलर है वो उसके पास ये राइट होता है डिलीवरी को रोकने का अधिकार। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि खरीदार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं। तो कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है, क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा कर सकता है,
ब्याज के लिए मुकदमा कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बी गुड्स है, माल के विरुद्ध जो उदित विक्रेता है उसके पास क्या अधिकार है। देखो, राइट ऑफ लियन जिसको हम ग्रहण अधिकार का अधिकार कहते हैं, जिसको धारा 47 से लेके 49 डील करती है। अधिनियम धारा 47 के मुताबिक यदि विक्रेता को उसके माल का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वामित्व जो है, ऑनरशिप जो है खरीदार को ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन माल का जो कब्जा है वो विक्रेता के पास है, कि माल अभी भी विक्रेता के पास ही पड़ा हुआ है। तो विक्रेता माल को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसको क्रेता से उसका खरीदार से उसका मूल्य नहीं मिल जाता। तो राइट ऑफ लियन जो है, जिसको 47 टू 49 डील करता है, ग्रहण अधिकार का अधिकार जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये निम्नलिखित शर्तों के अंदर किया जा सकता है कि जब माल को उधार की शर्तों पर नहीं बेचा गया, अगर उधार पर बेचा गया है तो उधार की अवधि समाप्त हो चुकी है, जब क्रेता जो होता है दिवालिया हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो ये अधिकार है ये स्वामित्व से नहीं है, क्योंकि स्वामित्व तो जो ऑनरशिप है वो तो खरीदार को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो कब्जा है, जो चीजें हैं, वो अभी भी जो सेलर है उसके पास पड़ी हुई है। तो ये स्वामित्व नहीं बल्कि कब्जे से जुड़ा हुआ है, पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये अनिवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार है, क्योंकि उसने अभी आपको पेमेंट नहीं की है। देखो, जो उदित विक्रेता होता है वो राइट ऑफ लियन जो होता है सिर्फ कीमत के लिए ही एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई दूसरे खर्चे होते हैं तो उसको वो कवर नहीं करता। अगर जैसे विक्रेता ने राइट ऑफ लियन के टाइम पे माल का भंडारण के लिए कोई खर्चा किया है तो वो इसके अंदर वो शामिल नहीं होता। देखो, अगर ग्रहणाधिकार का जो अधिकार है प्रकृति में अभाज्य है, इसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो खरीदार ये नहीं कहेगा कि कुछ हिस्सा मुझे दे दे, इसके पैसे मैं दे दूंगा। तो इसलिए खरीदार अनुपातिक मूल्य के भुगतान पर माल के एक हिस्से की डिलीवरी दावा करने का अधिकारी नहीं होता। धारा 48 के मुताबिक जब विक्रेता ने पार्शियल आंशिक डिलीवरी दी है, ना कि पूरी डिलीवरी, तो विक्रेता जो रह गया माल उस पे भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, ग्रहण अधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यदि आंशिक डिलीवरी ऐसी स्थिति में दी गई है कि विक्रेता ने अपना जो राइट ऑफ लियन है, ग्रहण अधिकार है, उसको छोड़ दिया है, तो वो शेष माल पर अपना ग्रहण अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए बी को एक चीनी की निश्चित शुगर जो होती है उसकी निश्चित मात्रा बेचता है। ये तय होता है कि 3 महीने का क्रेडिट दिया जाएगा, और बी जो होता है 3 महीने की जो उधार की अवधि होती है वो समाप्त हो जाती है, और चीनी जो होती है एक एक गोदाम में ही पड़ी हुई है, लेकिन उसका भुगतान नहीं करता। तो ए जो है उस चीनी को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक बी उसको कीमत का भुगतान नहीं करता। इसी तरह भरूचा बनाम वडीहा, ए ने बी को कुछ शेयर बेचे। ये संबंधित शेयर जो सर्टिफिकेट्स थे और वो सारे के मतलब पूरे लीगली तरीके से क्या होता है तो वो बार को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे चेक ले लिया जाता है। मीनवाइल क्या होता है, खरीदार दिवालिया हो जाता है। तो देखो, इस सिचुएशन के अंदर जो सेलर है वो कोई राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि जो शेयर का सर्टिफिकेट्स का जो पोजीशन है, जो कब्जा है, वो खरीदार के पास है। तो राइट ऑफ लियन कब खत्म होता है, ग्रहण अधिकार की समाप्ति कब होती है, जिसको धारा 49 डील करती है। जब देखो हम वाहिद को माल जो होते हैं स्पुर्द कर देते हैं खरीदार को भेजने के उद्देश्य से, जब हम वाहक को माल की स्पुर्द कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने खरीदार को स्व स्पुर्दगी के रूप में संचालित होती है। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने वाहक को चीजें दे दी है कि तू खरीदार को दिया, तो यहाँ पे जो राइट ऑफ लियन है उसका अधिकार खो दिया जाता है, लेकिन विक्रेता जो होता है उसको मार्ग में रोक सकता है। तो यहाँ पे देखो, जो बेसिकली क्या होता है कि उसके पास माल को रोकने का अधिकार होता है। जब वो माल को खरीदार या उसके एजेंट को दे देता है तो भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करता। जब विक्रेता जो है अपना राइट ऑफ लियन का समाप्त कर देता है, देखो विक्रेता का जो ग्रहण अधिकार है इसमें समाप्त नहीं हो जाता, कि कोर्ट के अंदर जब विक्रेता मुकदमा फाइल करता है और कीमत को वसूली के लिए न्यायालय से डिक्री लेके आता है।
जब विक्रेता जो होता है राइट ऑफ लेन का अधिकार छोड़ देता है, या तो वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से छोड़ता है, और यहाँ होता है कि खरीदार जो होता है जब कीमत को टेंडर करता है, निविदा करता है कि ये भाई कीमत दे दे, तो वहां पे भी जो ग्रहण अधिकार का अधिकार होता है समाप्त हो जाता है। तो एक केस देखते हैं वाल्पी बनाम गिब्सन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेचा गया माल है वो क्रेता के शिपिंग एजेंट को सौंप दिया जाता है। ठीक है, क्रेता के शिपिंग एजेंट को दे दिया जाता है, और माल जो होता है पुनः विक्रेता के पास आता है कि इसको दोबारा से पैक किया जाए। तो ऐसी पैकिंग की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो जो खरीदार होता है उसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि खरीदार ने भुगतान नहीं किया होता था। तो इसलिए जो सेलर है उस माल को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन ये माना गया है कि जो सेलर है वो अपना राइट ऑफ लेन खो चुका है, क्योंकि यहाँ पे उसने जो माल है खरीदार के शिपिंग एजेंट को दे दिया गया है, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो राइट ऑफ लेन यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, जिसको सेक्शन 50 से 52 तक डील करता है। माल को मार्ग में रोकने का अधिकार का मतलब होता है कि माल को आगे के पारगमन के मतलब माल को मार्ग में रोका जाता है ताकि फिर से जो विक्रेता है उस पर कब्जा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे शर्त यह होती है कि विक्रेता जो होता है उसको भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, और माल का कब्जा उसके पास नहीं है, और खरीदार ने अभी उसको हासिल नहीं किया, तो उसी सिचुएशन के अंदर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकता है। उसके अंदर ये भी है कि खरीदार जो होता है उसका दिवालिया हो जाना चाहिए, और जो संपत्ति है ऑनरशिप है वो विक्रेता से खरीदार के पास चली गई है। ये राइट तभी उपलब्ध होता है कि यदि माल ना तो विक्रेता के कब्जे में है ना ही खरीदार के, भले खरीदार को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से किसी मिडल मैन के पास है। इसके अंदर भी एक केस है बीथल वर्सेस क्लार्क। बी, जिसने ग्लासगो के मैसर क्लार्क से माल खरीदा था, उसने विक्रेता को एक निश्चित जहाज से माल को मेलबर्न भेजने का निर्देश दिया। माल को रेल द्वारा लंदन लाया गया, फिर मेलबर्न भेजा गया। एक मैट की रसीद जो थी खरीदार को भेजी गई, लेकिन मेन टाइम क्या होता है कि बी का दिवालिया हो जाता है। तो बी का जब दिवालिया होने पर विक्रेता को पता चलता है, तो वो रेलवे कंपनी को नोटिस देता है माल को रोक दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर उसके बाद वो जो शिपिंग ऑनर्स होते हैं उनको वो नोटिस देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शिपिंग नोटिस माल जो है खरीदार को देने से पहले ही शिपिंग के जो ऑनर्स थे उनको नोटिस पहुंच चुका था, तो यहाँ पे उसने सही तरीके से माल को मार्ग में रोक लिया है। अब देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट क्या है, पारगमन की अवधि क्या है। माल को उस समय मार्ग में माना जाता है जब वो खरीदार को भेजने के उद्देश्य से वाहक या अन्य जमाकर्ता को वितरित किए जाते हैं। लेकिन जब तक के खरीदार, देखो यहाँ पे माल जो होता है तभी मार्ग में रहता है जब तक खरीदार या उसका एजेंट जो है डिलीवरी नहीं लेता। वाहक माल को अपने पास रख सकता है अगर वो विक्रेता के एजेंट के रूप में रख सकता है। तो इस मामले में माल जो होता है वो ट्रांजिट में नहीं होता, क्योंकि माल अभी भी जो विक्रेता है उसके ग्रहण अधिकार के अधीन है, क्योंकि उसके एजेंट के रूप में माल जो है वाहक के पास है, तो वहां से बाहर उसको नहीं ले सकता। उसी तरह खरीदार के एजेंट के रूप में, तो यहाँ पे जो विक्रेता है वो अपने अधिकार का जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसका अधिकार नहीं कर सकता। एक स्वतंत्र ठेकेदार के पास माल है, तो इस मामले में विक्रेता जो है रास्ते में माल को रोकने का प्रयोग कर सकता है। तो जब हम कहते हैं कि ये जो परगमन है वो समाप्त हो गया है, यदि क्रेता या उसका एजेंट नियत समय पर, देखो अगर खरीदार या उसका एजेंट जो है निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही माल की डिलीवरी प्राप्त कर लेते हैं, तो जो सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज जो पारगमन का राइट है, अधिकार है, वो खो बैठता है। यदि मतलब नियत स्टेशन पर माल पहुंच जाता है, वाहक या अन्य जमा करता क्रेता खरीदार या उसके एजेंट को ये बताते हैं कि वो उनकी ओर से माल रख रहा है, तो भी राइट ऑफ स्टॉपेज जो है नहीं एक्सरसाइज किया जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह यदि वाहक या अन्य जमा करता क्रेता या उसके एजेंट को माल देने से गलत तरीके से इनकार करते हैं, तो भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेलर है
वो अपना राइट पारगमन का जो अधिकार है वो किस तरह से प्रयोग कर सकता है। देखो, जिस व्यक्ति के पास माल है तो वहां पे उसका माल का वास्तविक कब्जा लेकर, और उसी तरह वाहक या अन्य जमाकर्ता के पास है तो वहां पे अपने दावे की सूचना देकर, विक्रेता के निर्देशानुसार माल पुनः जो होता है विक्रेता को भेजा जाता है, और अगर कोई खर्चा होता है तो वो विक्रेता सहन करता है। अब हम देखते हैं पुनर्विक्रय का अधिकार, धारा 54। यहाँ पे होता है कि जो विक्रेता है उसके पास वो जो माल उसने प्राप्त किया है उसको दोबारा से बेच सकता है, धारा 54 के मुताबिक। अगर माल जो है पेरिशेबल नेचर का है या जल्दी खराब होने वाला है तो उसको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह अगर उसने राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज का अधिकार का प्रयोग किया है और वो चीजों को बेचना चाहता है तो उसको पहले खरीदार को अपने इरादे की सूचना देनी पड़ेगी। और जब वो खरीदार को माल बेचता है तो विक्रेता जो होता है पुनर्विक्रय का अधिकार जो है उसको अनुबंध के अंदर स्पष्ट रूप से रखता है, तो वो उसको सेल कर सकता है। अब देखो, जब प्रॉपर्टी जो है वो बाहर को ट्रांसफर नहीं हुई और जो सेलर है उसका भुगतान नहीं हुआ, तो वो व्यक्तिगत रूप से कह सकता है कि खरीदार को माल का डिलीवरी नहीं करना जब तक ये भुगतान नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से जो खरीदार है उसके खिलाफ जो अनपेड सेलर है क्या राइट एक्सरसाइज कर सकता है। देखो, जब माल जो होता है उसका पोजीशन भी नहीं रहता, रास्ते में रोक भी नहीं सकता, तो उसके बाद ये ऑप्शंस होती हैं कि वो मुकदमे के लिए जो है प्राइस के लिए मुकदमा कर सकता है, डैमेजेस के लिए मुकदमा कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है, मूल्य हेतु वाद कर सकता है धारा 55 के अंदर, गैर स्वीकृति के लिए हर जाने का मुकदमा कर सकता है धारा 56, और ब्याज के लिए ब्याज जो है उसके लिए कर सकता है। देखो, जहां बिक्री के अनुबंध के तहत माल में संपत्ति खरीदार को ट्रांसफर हो गई है और माल जो होता है वास्तव में खरीदार के पास पहुंच जाता है, तो अगर भुगतान खरीदार नहीं करता तो विक्रेता के पास यही एक उपाय होता है कि वो मूल्य के लिए जो है मुकदमा कर सकता है। यहाँ खरीदार गलत तरीके से माल स्वीकार नहीं करता या भुगतान करने से इनकार करता है तो विक्रेता उस पर गैर स्वीकृति के लिए नुकसान के लिए मुकदमा कर सकता है। नुकसान की माप जो होती है भारतीय अधिनियम की धारा 73 और 74 के नियमों के द्वारा की जाती है। स्वीकृति ना मिलने पर क्षतिपूर्ति का दावा। देखो, अगर जो वस्तुएं बेची गई हैं अगर वो बाजार में आसानी के साथ उपलब्ध है तो जिस दिन जो है अनुबंध को तोड़ा गया है उस दिन अनुबंध मूल्य और उल्लंघन की तिथि पर बाजार मूल्य के अंतर का वो ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई बाजार नहीं है तो हानि का अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार देखो ये भी होता है कि ड्यू डेट से पहले ही जो खरीदार है वो अनुबंध को तोड़ देता है, तो उस सिचुएशन के पास सेलर के पास ये ऑप्शन होती है कि जिस दिन उसने मतलब बताया है उस दिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस का कंपनसेशन ले सकता है, या वो मैच्योरिटी डेट तक वेट करके मैच्योरिटी डेट पे क्या मार्केट प्राइस है और क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका डिफरेंस ले सकता है। ब्याज के लिए ब्याज जिसको धारा 61 डील करती है, जहां बिक्री का अनुबंध के तहत विक्रेता जो है खरीदार को माल दे देता है और खरीदार गलत तरीके से उसे स्वीकार करने या भुगतान करने से इनकार करता है, तो न्यायालय जो है माल की निविदा की कीमत या कि जिस दिन मतलब गुड्स उसको टेंडर की गई है या जिस दिन कीमत जो है देने योग्य थी तो उसकी तिथि से ब्याज का उसको ऑर्डर दे सकता है कि खरीदार ब्याज मतलब दे। यदि माल उधार बेचा जाता है तो ब्याज उधार की समाप्ति से चलेगा। विक्रेता केवल तभी ब्याज वसूल कर सकता है जब वो कीमत वसूल करने की स्थिति में होता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बिक्री अनुबंध जो है उल्लंघन होता है तो उसके जो विक्रेता है उसके पास ये रेमेडीज होती है, वो कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है और माल को स्वीकार ना करने के लिए हर जाने के लिए मुकदमा कर सकता है, ब्याज के लिए मुकदमा कर सकता है। खरीदार द्वारा अगर नियत तिथि से पहले अनुबंध को अस्वीकार किया जाता है तो हर जाने के लिए मुकदमा।
तो अनुबंध को अस्वीकार करने के लिए भी अनुबंध को रद्द करने का उपचार, मतलब जिस दिन वो बताता है उस दिन अनुबंध को रद्द कर दिया जाता है, या मैच्योरिटी डेट तक उसकी प्रतीक्षा की जा सकती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। खरीदार के पास ये उपाय होते हैं कि माल को अगर डिलीवर नहीं किया जाता तो वो कंपनसेशन के लिए कह सकता है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है, वारंटी के उल्लंघन के लिए मुकदमा कर सकता है, अनुबंध के खंडन के लिए मुकदमा कर सकता है, ब्याज के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है। देखो, अब हम देखते हैं खरीदार के पास क्या रेमेडी है। तो गैर डिलीवरी के लिए नुकसान के लिए मुकदमा धारा 57 के अंदर, जहां विक्रेता गलत तरीके से खरीदार को माल देने में लापरवाही करता है या उसे देने से मना करता है, तो वह विक्रेता पर माल ना देने के लिए हर्जाने का मुकदमा कर सकता है। माल देने ना देने के लिए हर्जाने का मुकदमा अगर माल बाजार में आसानी से उपलब्ध है, तो अनुबंध मूल्य और उल्लंघन के दिन बाजार मूल्य के बीच में जो अंतर है उसके बराबर हर्जाना। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 है, लेकिन बाजार प्राइस जो है वो बेसिकली जो है बाजार, मतलब अगर माल बाजार में आसानी से उपलब्ध है, अनुबंध मूल्य और उल्लंघन के दिन बाजार मूल्य के बीच में जो अंतर है उसके बराबर का हर्जाना उसे ले सकता है। अगर बाजार में सामान आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो मामले की तथ्यों के आधार पर हर्जाना जो है उसे लिया जाता है। विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा ये तब लागू होता है जब माल विशिष्ट या अनिश्चित होता है। देखो, यहाँ पे जो चीजें होती है यूनिक होती हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं होती, और यहाँ पे पैसा जो होता है मुआवजे के रूप में प्राप्त राहत नहीं होती, तो उसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। जब वारंटी को तोड़ा जाता है, कीमत में कमी या नुकसान वारंटी के उल्लंघन के लिए विक्रेता पर नुकसान का मुकदमा वो कर सकता है। उसी तरह अनुबंध रद्द करने का उपचार। देखो, अगर ड्यू डेट से पहले ही सेलर कह देता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो उसी दिन अनुबंध रद्द कर दिया जाता है, और जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस होता है उस दिन ले लिया जाता है, और यहाँ मेच्योरिटी डेट तक जो है उसकी प्रतीक्षा की जाती है। उसी तरह ब्याज के लिए वाद मुकदमा फाइल किया जा सकता है धारा 61 के मुताबिक। ब्याज उस तरीके से चलेगा जिस दिन भुगतान किया गया था, लेकिन खरीदार ब्याज तभी वसूल कर सकता है जब वो खरीद मूल्य वसूलने का हकदार हो।